जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर एक्सरसाइज तो पढ़ा दिए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एक बार करा दीजिए। तो आज फाइनली जो है आप सबों के लिए क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 1 बातचीत, जिसका कि पूरा का पूरा जो है हिंदी मीनिंग आपको समझा दिए थे, उसके लेखक परिचय आपको बता दिए थे। तो सारी जानकारी आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो में दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना चैप्टर 1 यानी बातचीत से जितने भी प्रश्न संभव हो पाएंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिएगा और आप जब पूरा पढ़े हैं तो एक बार इस प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो पहले आप वीडियो को रोककर एक बार क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसके बाद जब हम बोलेंगे उससे आप मिलाइएगा कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं, आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसके बाद ये क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका है, देखिएगा यहाँ पर पहला सवाल यह है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मतलब ये किस प्रकार का जो है ना कृति है इनके द्वारा लिखा हुआ। ये आपका उपन्यास है, कहानी है कि ये निबंध है, ये क्या है, ठीक है ना। तो यदि आप देखेंगे तो बातचीत जो है ना एक निबंध है, ललित निबंध है। मतलब निबंध में भी जो है, निबंध में बातचीत क्या है तो एक ललित निबंध है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निबंध मतलब होता है ना लेख, लेख टाइप से है, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। दूसरा सवाल आपका कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के कवि थे। आपका ऑप्शन है कि प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या फिर स्वतंत्रोत्तर युग के। अब आप एक चीज समझिए कि आप जब पढ़े हैं हिंदी तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के कवि थे। उसमें हमने चर्चा किया है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के कवि थे, वो भारतेंदु युग के कवि थे। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर, यानी कि भारतेंदु युग। अगला प्रश्न आपका क्या होगा, देखिएगा सवाल यहां है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। मतलब आप जब किसी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो कौन सा तरीका है। चलिए विद्वतापूर्ण बात करना। देखिए जब आपसे कोई विद्वतापूर्ण बात करेगा ना तो उसमें छल प्रपंच वाली बात होगी, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी बातें इधर उधर नहीं होगी, वो मतलब दिल के कनेक्शन वाली बातें नहीं होगी, उसमें बहुत सारा छल प्रपंच होगा। विद्वता वाली बात करेगा ना तो बड़ी थॉट वाली बात करेगा वो, मतलब एक आपको ना लगेगा कि ये मेरे हित की बात कर रहा है, लेकिन बहुत डिफरेंट टाइप से बात हो जाएगा वो। दूसरा तर्कपूर्ण बात करना। तर्कपूर्ण बात करने का मतलब होता है कि किसी चीज को ना एकदम तार्किक रूप से आपको समझाएगा, ठीक है ना, तार्किक रूप से उस पर बात करेगा। तो वहां पर वो बातचीत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी इलेक्शन वगैरह के बात करना है या किसी विषय पर बात करना है तो उस पर जो बात करेगा वो तर्क संगत बातें होगी, ठीक ना। मैथमेटिक्स पर बात करना है, रीजनिंग पर बात करना है, उसके चीजों को समझने पर बात करना है तो वहां पर तर्क पूर्ण बातें होती है। तो वो बातचीत नहीं है भाई, वो बातचीत नहीं है, ठीक ना। हाँ, इसके बाद भीड़ से बात करना। देखिए भीड़ से बात करना मतलब बहुत सारा लोग एक साथ खड़ा है तो वहां बातचीत थोड़े होता है। वहां आप जो है ना भाषण दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, मतलब मोटिवेशन बातें कर सकते हैं। तो वहां पर भीड़ में आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। देखिए आत्मीयता से बातचीत करना। आत्मीयता मतलब क्या, आत्मा से बातचीत करना। आत्मा से बातचीत तभी हो सकता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के बिल्कुल मतलब करीबी हो सकते हैं। सिर्फ दो व्यक्ति ही रहेंगे ना तभी जाकर वो बातचीत हो सकता है। तो बातचीत का जो सबसे बेहतर तरीका माना गया है वो आत्मीयता से बात करना, मतलब हृदय से बात करना ही बातचीत कहलाता है, ठीक है ना। उसमें कोई छल प्रपंच नहीं होगा, उसमें कोई तर्कपूर्ण बातें नहीं होगी, तर्क वितर्क नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ बातचीत होगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए संवाद में भी वही होगा कि जब आप संवाद देंगे तो वो आत्मीयता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप सबको पता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आप जब पढ़े होंगे इसके जो हम इसमें लेखक परिचय बताए थे आपको, उसमें पढ़े होंगे तो उसमें ये आपको बताया गया है कि इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आगे चलेंगे, अब देखेंगे कि दमयंती स्वयंवर रचना। दमयंती स्वयंवर रचना या दमयंती जो है ना, ये
हाँ सॉरी, दमयंती स्वयंवर रचना जो है किसकी है? तो आपको उसमें बताया गया था कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित जितनी भी रचना है उसके बारे में जानकारी आपको दिया गया था। उसमें आप देखे होंगे कि इसकी चर्चा की गई है दमयंती स्वयंवर, ठीक ना। तो ये दमयंती स्वयंवर जो है किसके द्वारा रचित की गई है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपका है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी आपने पढ़ा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान, इसके बारे में भी आप पढ़े हैं, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। और परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नहीं है मतलब कौन सा होगा? परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो रचना है वो है आपका रेल का विकट खेल, जिसकी चर्चा हम किए थे उसमें, ठीक ना। ये कछुआ धरण नहीं होगा, ये होगा रेणुका, ये भी नहीं है, ये है प्राच्य विद्या, ये भी नहीं है, ठीक ना। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो इसमें रचना है वो है आपका रेल का विकट खेल। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपको पता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है इलाहाबाद से एक मासिक पत्र निकाले थे जिसका नाम था हिंदी प्रदीप, ठीक है ना। उसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप, जिसकी चर्चा हम लोग जो है ना उस क्लास में कर लिए थे जब हम लेखक परिचय को पढ़ रहे थे उसमें। आगे चलेंगे, तो यहां पर है आपका कि बातचीत, सॉरी यहां पर बास लिखा गया है, यह हो जाएगा आपका बातचीत, ठीक है ना। हाँ, बातचीत बासत चित्त हो गया है। अच्छा चलिए, बातचीत किस विधा की रचना है? देखिएगा, तो बातचीत अभी आप जस्ट देखें कि बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है कि बातचीत एक प्रकार का क्या है? निबंध है। अगला है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दे कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना 16 वर्ष तक कुछ बोला ही नहीं था। वो जंगल में रहा था, पशुओं पक्षियों की आवाज को केवल देखा था, वो अपने मुख से कुछ नहीं बोला था, ठीक है ना। और सबसे पहली बार जो है 16 वर्ष के बाद उसने जो है फ्राइडे के मुख से पहली बार एक बात सुनी थी, पहली बार। रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक जंगल में ही रहा था। मतलब आप एक ये देखे होंगे मोगली देखे होंगे, आता है एक बच्चों का बहुत पसंदीदा सीरियल टाइप से है मोगली, ठीक ना। उसमें देखे होंगे कि एक मोगली नाम की जो लड़की है वो जानवरों के बीच ही रहती है, तो वो तो खैर उसमें बोलती है। लेकिन ये जो रॉबिन्सन क्रूसो थे ये 16 वर्ष तक जानवरों के बीच ही रहे थे और अपने मुंह से बोले थे कुछ नहीं, ठीक ना। और पहली बार आदमी को बोलते हुए जो सुने थे उस आदमी का नाम था फ्राइडे। और पहली बार उन्होंने जो है फ्राइडे के मुख से ही पहली बार बात सुना था और तब उनको पता चला था कि व्यक्ति बोल भी सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला आपका है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बस बहुत सिंपल है, बातचीत के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, एकदम सिंपल है। अगला क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से वो बातचीत करने की शैली आपको बताना चाह रहे हैं कि बातचीत करने की जो वास्तविक शैली है वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। उसमें बहुत सारे बातचीत की शैली बताया गया है। दो बूढ़े के बीच कौन सी बात होगी, दो बुढ़िया के बीच कैसी कैसी बात होगी, दो यंग लोग होंगे तो उसके बीच कैसी बात होगी, एक लड़का और एक लड़की होगा तो उसके बीच कैसी बातचीत होगी, दो दोस्त के बीच कैसी बातचीत होती है, पति और पत्नी के बीच कैसे बातचीत होती है, पिता और पुत्र के बीच कैसे बातचीत होती है। तो ये सब बातचीत के बारे में जो है ना उसमें चर्चा किया गया है, ठीक है ना। ज्यादातर आप देखेंगे कि जब दो बूढ़ी औरतें बैठेगी तो अपनी पुतोहू की कहानी बतियाएगी ना, न जाना छू फलानमा के पुतोह जो है ना बड़ी खचरी है, हाँ सास के खायला नदी छे, मैंने इस तरह की बातें जो है वो अक्सर इस तरह की बातें किया करती है जब दो बूढ़ी औरतें बैठती है। तो आप समझ ही रहे हैं, तो ये भी बातचीत का एक बेहतर तरीका है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं कि बातचीत करने की शैली क्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? ठीक है ना, यह है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है? तो यहां पर जो है ना यह है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं,
बालकृष्ण का निवास स्थान कौन सा है? आपको पहले ही बता दिए हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वो पत्रिका कौन था भाई? तो हिंदी प्रदीप, ठीक है ना। वो कौन सी पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। अगला, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो ये आपका 1877 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? पद्मावती बिल्कुल है, वेणी संहार भी है, मेघदूतम नहीं है, मेघनाथ वध तो है लेकिन मेघदूतम नहीं है, ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये जो रचित उपन्यास की बात कर रहा है उसमें मेघदूतम नहीं है, ठीक है ना, सॉरी उपन्यास नहीं है, उनकी रचना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? चलिए, तो वो आपका मैलाचल तो नहीं है, गोदान नहीं है, 100 अजान एक सुजान, ठीक है ना। 100 अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये रचित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है, ठीक ना, उसको कहा जाता है नांदी पाठ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? हम आपको बता दिए हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक जो है ना मनुष्य का मुख देखने का जो है ना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, और 16 वर्ष बाद पहली बार उसने जो है ना किससे पहली बार मुख से बात सुना था? फ्राइडे के मुख से। आगे चलेंगे, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बोलने से जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है ना। यह बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से जो है ना मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या है देखिएगा, कहता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों से ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो यह है कथन एडिसन का, ठीक है ना। एडिसन कहते हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है वो असल बातचीत होती है। देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? यहां पर देख सकते हैं, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। जब 2 लोग मिलेंगे तो अपनी दिल की बातें एक दूसरे को जो है ना कहते हैं और एक दूसरे से सुनते हैं, और इससे जो है ना उनका दिल हल्का हो जाता है, ठीक है ना, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि बातचीत से मन कैसा हो जाता है? अच्छा, अभी जब जस्ट बात की है कि बातचीत से जो है ना मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है ना। बातचीत करने से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, किसके नहीं होने से? तो यदि वाक शक्ति नहीं होता, यदि आपके पास बोलने की शक्ति नहीं होता, तो ये पूरी सृष्टि जो है ना गूंगी प्रतीत होती है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना वो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसकी चर्चा इसमें की गई है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो वो आधुनिक काल के हैं, ठीक है ना, भारतेंदु युग, और यदि काल पूछेगा तो कहेंगे आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आगे पढ़ेंगे, और ये आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, सबसे अंतिम। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है ना। तो ये आपके एक्सरसाइज 1 जो आपका है बातचीत, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उन टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है आपके सामने हमने उपस्थित किया है। बाद बाकी आप जब उसका रीडिंग करेंगे तो कुछ जो छूट गया है 1-2 प्रश्न, वो भी आपका जो है वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के क्लास को हम यहीं रोकेंगे, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।